Okay, good morning, students. So today we are discussing about the FM generation methods. Okay, FM generation method is also known as FM modulation. Okay, so we already know that we already study in our previous lecture that there are the two types of FM waves. FM waves. One is known as NBFM and another one is known as WBFM, है ना। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एफएम के दो टाइप डिस्कस किए थे, एक था हमारा एनबीएफएम और एक था हमारा डब्ल्यूबीएफएम। ठीक है। एनबीएफएम एनबीएफएम इस टाइप का एफएम मॉड्यूलेशन है जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और डब्ल्यूबीएफएम इस टाइप का मॉड्यूलेशन है जिसमें हमारी बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ना। इसको आप लोग अगर एम मॉड्यूलेशन से कंपेयर करेंगे तो आप लोग एम मॉड्यूलेशन से कंपेयर करेंगे तो एम मॉड्यूलेशन में आप याद करिए कि एम मॉड्यूलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने एम मॉड्यूलेटेड वेव को भी तीन टाइप में क्लासिफाई किया था: अंडर मॉड्यूलेटेड, ओवर मॉड्यूलेटेड, क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड, है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं एफ एम वेव को दो टाइप में डिवाइड करूँ तो एफ एम वेव के दो डिवीजन होते हैं हमारा, एक एन बी एफ एम, एक डब्ल्यू बी एफ एम। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा डेरिवेशन था, जो भी थ्योरी थी, वो हम लोगों ने सब प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एफएम मॉड्यूलेशन, हाउ कैन वी जनरेट द एफएम वेव्स, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। तो जो हमारा एफएम वेव होता है, एफएम वेव को जनरेट करने के, किसी भी एफएम सिग्नल को जनरेट करने के हमारे बेसिकली दो मेथड्स हो सकते हैं, है ना। एक फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है। जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसको कुछ जगह वैरेक्टर डायोड मेथड भी कहा जाता है ना, पैरामीटर वेरिएशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज की बात करते हैं। ठीक है। देखिए, डायरेक्ट मेथड एफएम जनरेशन के उस मेथड को कहेंगे जिसमें हम एफएम वेव को डायरेक्टली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से जनरेट कर सकते हैं, है ना। मतलब मैसेज सिग्नल से डायरेक्टली एफएम वेव जनरेट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड को कहेंगे जिसमें हम बाय यूजिंग वीसीओ, अब वीसीओ क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, है ना। अभी इसका समराइज्ड वे में इसको याद रखिए। डायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड को कहा जाता है जिसमें बाय यूजिंग वीसीओ, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से डायरेक्ट एफएम वेव जनरेट कर सकते हैं, है ना। या कह सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर बात। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम डायरेक्ट मैसेज सिग्नल से एफएम वेव जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर बात। उसमें मैसेज सिग्नल से हम उसमें मैसेज सिग्नल एनबीएफएम सिग्नल में कन्वर्ट होता है, देन एनबीएफएम सिग्नल हमारा डब्ल्यूबीएफएम सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड एफएम मॉड्यूलेशन के उस मेथड को कहा जाता है, एफएम जनरेशन के उस मेथड को कहा जाता है जिसमें एफएम सिग्नल को डायरेक्टली जनरेट किया जाता है बाय यूजिंग वीसीओ। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड को कहा जाता है जिसमें एफएम सिग्नल को इनडायरेक्टली जनरेट किया जाता है। इनडायरेक्टली मतलब सबसे पहले हम लोग एनबीएफएम सिग्नल जनरेट करेंगे, देन बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हम लोग फिर डब्ल्यूबीएफएम वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी को यहाँ तक। अब एक बात और याद रखना है कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम लोग वीसीओ यूज करते हैं, वीसीओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वीसीओ स्टैंड्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। VCO stands for voltage controlled oscillator. VCO stands for voltage controlled oscillator, है ना। अब वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर मतलब होता है अ डिवाइस in which the output frequency is controlled by input voltage. A device in which output frequency is controlled by input voltage is known as voltage controlled oscillator. ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑसिलेटर का क्या काम होता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, है ना। तो अगर हमारा इनपुट अगर हमारा वोल्टेज है और वो वोल्टेज ही हमारा अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पा रहा है तो इस टाइप के डिवाइस को हम लोग कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ तक सभी को ध्यान रहेगा।
ठीक है। अब जो भी हमारा इस वोल्टेज कंट्रोल, ये जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर होता है, अगर मैं इस वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को एक ब्रॉड वे में बताऊं आप लोगों को, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के अंदर, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के अंदर दो डिवाइसेस होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, है ना। वीसीओ के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक को कहा जाता है ऑसिलेटर और एक को कहा जाता है वैरेक्टर डायोड। ठीक है। एक को कहा जाता है ऑसिलेटर और एक को कहा जाता है वैरेक्टर डायोड। ये वैरेक्टर डायोड टर्म आप लोगों के लिए नया एक टर्म है ना। वैरेक्टर डायोड का इस टाइप से एक सिंबल होता है, एक सिंपल डायोड है, ये हमारा सिंपल डायोड, ये डायोड का नेगेटिव एंड हो गया, ये डायोड का पॉजिटिव एंड हो गया, और यहाँ पे हम एक लाइन और खींच रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे एक लाइन और खींच रहे हैं, कैपेसिटर बना रहे हैं हम यहाँ पे, सीधी सी बात। ठीक है। सबसे पहले डायोड बनाया, डायोड के ये नेगेटिव पोर्शन में, नेगेटिव टर्मिनल साइड हमने कैपेसिटर बनाया। तो ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारा वैरेक्टर डायोड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात है, वैरेक्टर डायोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब ये वैरेक्टर डायोड क्या होता है बेटा? वैरेक्टर डायोड इज नथिंग बट अ, वैरेक्टर डायोड इज नथिंग बट अ पीएन डिवाइस, है ना, पीएन डिवाइस। इसमें पीएन जंक्शन डायोड कह सकते हैं इसको। इसमें एक पीएन पी साइड होता है, सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों के बीच की जो भी स्पेसिंग होती है, इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, है ना। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल में अगर हम लोग पॉजिटिव पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल में अगर हम लोग नेगेटिव पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इस डायोड को, हम इस पीएन जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस कहते हैं। लेकिन अगर इस पॉजिटिव साइड में हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए बैटरी का, और इस नेगेटिव साइड में पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किए, है ना, पॉजिटिव साइड में नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस। ठीक है। तो हमें पता है कि कभी भी पीएन जंक्शन डायोड को जब हम लोग रिवर्स बायस में रखते हैं, तो इसके बीच की ये जो डिप्लीशन रीजन होती है, ये जो बीच की जो स्पेसिंग होती है, ये हमारी बढ़ती है ना। और ये बीच की जो स्पेसिंग होती है, जो डिप्लीशन लेयर होती है, यहीं पे कैपेसिटेंस जनरेट होता है, इसको डिप्लीशन कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर बात है। और ये जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस होती है, इसकी वैल्यू होती है सी इंटू एप्सलॉन नॉट एप्सलॉन, और इसको मैं सीधे सीधे एप्सलॉन कह रहा हूँ। ठीक है। एप्सलॉन, ये एप्सलॉन इक्वल टू होता है एप्सलॉन नॉट इंटू एप्सलॉन आर, हम इसको सिर्फ एप्सलॉन कह रहे हैं यहाँ पे, एप्सलॉन इंटू ए डिवाइड बाई डी, है ना। जो हमारा ये डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है, इसकी वैल्यू होती है एप्सलॉन ए बाई डी। ए हमारा ये एरिया हो गया, डी हमारा ये हमारी डिस्टेंस हो गई पी और एन के बीच की। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं रिवर्स बायस को, ध्यान रखिए सभी, जैसे जैसे हम लोग रिवर्स बायस को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होते जाएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे रिवर्स बायस को इंक्रीज करेंगे, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, है ना। तो अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, तो ये जो हमारा कैपेसिटेंस है, ये हमारा कम होते जाएगा। क्लियर बात है सभी को? ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। और ये कब हो रहा है? ये हमारा रिवर्स बायस के केस में हो रहा है। क्लियर है। अच्छा। अब ये जो हमारी सी है, इससे मतलब यहाँ पे इस टाइप के पीएन जंक्शन डायोड का, इस टाइप के वैरेक्टर डायोड यूज करने से हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें कैपेसिटेंस मिल जा रहा है, हमें एक वेरिएबल कैपेसिटेंस मिल जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को? ये जो हमारा वैरेक्टर डायोड है, इसका यूज करने से हमें क्या मिल जा रहा है? हमें एक वेरिएबल कैपेसिटेंस मिल जा रहा है। ऑसिलेटर के अंदर, मैं अभी आगे आपको सर्किटरी बताऊंगा, ऑसिलेटर के अंदर भी एक कैपेसिटर होता है। तो इसके अंदर का जो कैपेसिटर होता है, उसको ये वाला कैपेसिटर वेरी करता है ना। आगे का प्रोसीजर हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। अभी आप लोग बस इतना समझिए जितना मैंने बताया है ना, कि रिवर्स बायस बढ़ाते हैं, रिवर्स बायस बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, तो जो हमारा कैपेसिटेंस है, डिप्लीशन कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। ठीक। तो ये हमारा जो वैरेक्टर डायोड है, इसके साथ में हम एक कनेक्ट करते हैं एक ऑसिलेटर। ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑसिलेटर? ऑसिलेटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए ऑसिलेटर का यूज किया जाता है ना। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड सो ऑन। ठीक है। या जैसे अगर मैं हार्टले ऑसिलेटर की बात करता हूँ, या कॉलपिट ऑसिलेटर की बात करता हूँ, तो ये सारे हमारे एलसी ऑसिलेटर्स कहलाते हैं, है ना। एलसी ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेटर इन विच द एलिमेंट्स आर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, is known as LC oscillator.
and the oscillator in which the elements are internal elements are resistor and capacitor are known as RC oscillators, है ना। तो जब हम हायर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए हमेशा एलसी ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है। लोअर फ्रीक्वेंसी पर्पस के लिए, लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर कभी हमको जनरेट करना है तो उसके लिए आरसी ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए एलसी, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए आरसी। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक है। तो जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं तो डायरेक्ट मेथड में जो भी हमारा ऑसिलेटर होता है वो हम लोग हार्टले ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? अब ये हार्टले ऑसिलेटर दिखता कैसा है या हार्टले ऑसिलेटर होता कैसा है? नाउ दिस वन इज द डायग्राम ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। इन द हार्टले ऑसिलेटर टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इनटू सीरीज। यहाँ पे दो हमारे इंडक्टर्स हैं कनेक्टेड है और उनके साथ में यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वाला ऑसिलेटर है इसमें दो इंडक्टर रहेंगे, साथ ही साथ एक कैपेसिटर रहेगा, और वो वाला जो कैपेसिटर रहेगा वो इस वैरेक्टर डायोड के कैपेसिटेंस के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ठीक है। तो अगर आपको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एक इंडक्टर बनाया, इसके साथ में मैंने यहाँ पे कैपेसिटर बनाया। मैं यहाँ पे अभी दो इंडक्टर नहीं बना रहा हूँ, है ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ एक ही इंडक्टर ले रहा हूँ। इसको मैंने एल कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया। ठीक है। और इसके साथ में मैं यहाँ पे एक वैरेक्टर डायोड कनेक्ट कर रहा हूँ, एक वैरेक्टर डायोड कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस वैरेक्टर डायोड का खुद का एक कैपेसिटेंस होगा, है ना। तो ये जो कैपेसिटेंस होगा ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस होगा, इसलिए कुछ जगह इसको एक वेरिएबल साइन की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब ये कैपेसिटेंस चेंज होगा तो ओवरऑल ये वाला कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। तो अगर ये ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज होगा तो डेफिनेटली, ओवरऑल कैपेसिटेंस जब चेंज होगा तो डेफिनेटली हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो भी चेंज होगी। अभी कैसे होगा वो देखता है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब ये कैसे चेंज होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा हार्टले ऑसिलेटर होता है उसका ये डायग्राम होता है, इन विच वन ट्रांजिस्टर्स एंड टू इंडक्टर अलोंग विद द कैपेसिटर इज कनेक्टेड, है ना। और इस टाइप की ऑसिलेटर का यूज़ तब किया जाता है जब हम लोगों को हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना होता है। क्लियर बात है। लेकिन इस टाइप के हार्टले ऑसिलेटर या इस टाइप के एलसी ऑसिलेटर्स की एक ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक होता है? ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है ना। स्टेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होती मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये वेरी करते रहती है। मतलब अगर मैंने 50 हर्ट्स में इसको सेट किया है, ट्यून किया है, अगर 50 मेगाहर्ट्ज में ट्यून किया है तो वो 50 मेगाहर्ट्ज से 50.6 मेगाहर्ट्ज में चेंज हो जाएगी, 50.1 मेगाहर्ट्ज में चेंज हो जाएगी। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है इस ऑसिलेटर के थ्रू, जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है उसमें लगातार वेरिएशन आता है, इसमें स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए, ये ऑसिलेटर समझ में आया। इस ऑसिलेटर के साथ में देखो, इस ऑसिलेटर के साथ में यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। इस ऑसिलेटर के साथ में यहाँ पे हमारा नीचे क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे नीचे हमारा कनेक्टेड है वैरेक्टर डायोड। यहाँ पे नीचे हमारा क्या कनेक्टेड है बेटा? वैरेक्टर डायोड। क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है। तो जब हम यहाँ से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे बेटा? कहाँ से हम लोग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे? जब हम लोग इनपुट सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, इन टर्मिनल्स के बीच में प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एम्प्टी सिग्नल। ध्यान दीजिएगा सभी, जब मैं एम्प्टी सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, जब मैं इसको एम्प्टी सिग्नल को जब रिवर्स बायस में प्रोवाइड करूँगा, अभी एम्प्टी सिग्नल का रिवर्स बायस मतलब क्या होता है? जैसे ये है मेरा एम्प्टी सिग्नल, एम्प्टी मतलब मैसेज सिग्नल, ये हमारा पॉजिटिव हाफ हुआ और ये हमारा नेगेटिव हाफ हुआ, है ना। तो पॉजिटिव हाफ में हमारा पॉजिटिव ऑसिलेशन है, नेगेटिव हाफ में हमारा नेगेटिव ऑसिलेशन है। क्लियर बात है। तो ये हमारा नेगेटिव एंडेड डायोड का, ये हमारा पॉजिटिव एंडेड डायोड का। अगर हम अपने पॉजिटिव वेव को ट्रांसमिट करेंगे, दैट मीन्स अगर मेरा पॉजिटिव हाफ ट्रांसमिट होगा, दैट मीन्स ये वाला टर्मिनल अगर मेरा पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव है, तो ये जो हमारा डायोड है, वैरेक्टर डायोड है, ये तो हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है। तो जब वैरेक्टर डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है तभी तो इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। और जब भी अभी हम लोगों ने देखा था, जब हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है तो जो हमारे कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कम होते जाती है।
बात समझ में आई? दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये सी टी हो गया, और इस वैरेक्टर डायोड का जो भी कॉम्बिनेशन से जो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा, उस कैपेसिटेंस को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया है ना? इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया सी टी से। ठीक है, सपोज आई एम कंसिडरिंग सपोज आई एम कंसिडरिंग स्टार्टिंग कैपेसिटेंसेस, सपोज आई एम कंसिडरिंग, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? फिर से ध्यान दीजिएगा। सपोज आई एम कंसिडरिंग हियर स्टार्टिंग कैपेसिटेंस एज सी नॉट, ओके, एंड वन वैरेक्टर डायोड इज कनेक्टेड ओवर हियर, एक वैरेक्टर डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है ना? इसके कैपेसिटेंस को मैंने क्या कह दिया, इसके कैपेसिटेंस को मैंने कह दिया सी, इसके कैपेसिटेंस को मैं क्या कह सकता हूँ, चलो इसको कैपेसिटेंस को मैं सी बार से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना? तो जब मेरा ओवरऑल कैपेसिटेंस की बात करूंगा तो ओवरऑल कैपेसिटेंस ये सी नॉट और ये वाला होगा। बात समझ में आई? और ये वाला जो हमारा सी बार है ये किस पे डिपेंडेंट है? ये हमारा डिपेंडेंट है उस मैसेज सिग्नल पे जो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको मैं एम टी कह सकता हूँ या उसको मैं वी टी कह सकता हूँ, जिससे मुझे रिप्रेजेंट करना। क्लियर बात है? सबको यहाँ तक समझ में आया बात, है ना? तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लिखा गया है, नाउ द ओवरऑल कैपेसिटेंस इज सी एंड दिस सी टी इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी इंटू वी टी। समझ में आया कैसे हुआ ये जो हमारा ये जो यहाँ पे डायरेक्टली जो डायग्राम बना हुआ है कैसे आया, समझ में आया? ये यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस का मिक्सचर है यहाँ पे। एक है यहाँ पे सिंपल मैंने कैपेसिटेंस लिया, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सी नॉट, और मैंने यहाँ पे एक और वैरेक्टर डायोड लिया है, एक और मैंने यहाँ पे वैरेक्टर डायोड लिया है, दिस वन इज द वैरेक्टर डायोड, और यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ से मैसेज सिग्नल। क्या प्रोवाइड किया है यहाँ से? मैसेज सिग्नल, है ना? यहाँ पे थ्योरी में इसको भी यहाँ पे वीटी से रिप्रेजेंट किया गया, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? तो वीटी चेंज करेंगे तो ये इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा और इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, तो ओवरऑल ये इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के जो कैपेसिटेंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है सी टी। सो दिस सी टी सो दिस सी टी so this ct is nothing but a c naught plus this ct is nothing but a c naught plus c into vt, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया। आई थिंक अब सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो इसका मतलब जैसे जैसे इस vt की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे इस c की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब जैसे जैसे इस c की वैल्यू चेंज होती जाएगी ओवरऑल ये ct की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल की वैल्यू चेंज होते जाएगी वैसे वैसे इसी की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी, और अगर इसी की वैल्यू चेंज होगी तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू चेंज होगी, मतलब सी टी की वैल्यू चेंज होगी, है ना? मतलब क्या हुआ, मैसेज सिग्नल की वैल्यू चेंज करने से किस में चेंजेस आ जा रहा है? मैसेज सिग्नल की वैल्यू चेंज करने से सी टी में चेंज आ जा रहा है ना? और हम जानते हैं कि हार्टले ऑसिलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना? और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा? हार्टले ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर हार्टले ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में ओमेगा कह रहा हूँ तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट L1 प्लस L2 अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू सी टी। क्लियर बात समझ में आया, है ना? तो ये हमारा हार्टले ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंडक्टर्स जो है वो हमारे सीरीज में है, तो मैंने इसको L1 प्लस L2 कह दिया। और जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है पैरेलल है, हम जानते हैं कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल सो ओवरऑल कैपेसिटेंस इज इन प्लस फॉर्म, है ना? अगर वो सीरीज में रहते तब इसको हम लोग वन बाई सी नॉट और वन बाई सी करते, लेकिन पैरेलल में है तो डायरेक्ट हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यही जो सी टी की वैल्यू है इसी सी टी की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। तो जब मैं सी टी की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर चेंज होगा, है ना? और अगर ओवरऑल डिनोमिनेटर चेंज होगा तो सीधी सीधी बात है फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बताया हूँ? ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हमने मैसेज सिग्नल की वैल्यू को चेंज किया, मैसेज सिग्नल की वैल्यू चेंज होने से इसका कैपेसिटर चेंज हुआ, कैपेसिटर चेंज होने से ओवरऑल कैपेसिटेंस सी टी चेंज हुआ, और ओवरऑल कैपेसिटेंस सी टी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी, सो इफ सी टी चेंजेस देन अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसीज चेंजेस, है ना? तो जैसे जैसे सी टी की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। क्लियर बात है? सबको समझ में आया? ठीक है, वही देखिए जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं इस 2 पाई को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो 2 पाई इंटू एफ आई, तो इसको ओमेगा ही कह सकता हूँ। दिस एफ आई इज नोन एज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात सबको समझ में आया यहाँ तक?
ठीक है, तो अब इसका कुछ ये डेरिवेशन पार्ट देख लीजिएगा। दिस L1 and L2 आर द इंडक्टर्स, है ना, that is responsible for the generation of frequency. This one is the overall capacitance that is dependent on the initial capacitance and the variable capacitance, है ना। तो ये जो हमारा सेकंड टर्म है ना बेटा, ये जो हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, ये कैसे आया, इस सबको समझ में आया होगा। ये डेल सी क्या है यहाँ पे, डेल सी हमारा कैपेसिटेंस के डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे ये डेल सी हमारे कैपेसिटेंस को के डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप लोग कह सकते हैं, इसको आप लोग कह सकते हैं कि इसको अगर मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ के इंटू ए एम, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी, है ना। ये एक टर्म है। इस ए एम 2 पाई एफ एम टी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एम टी। तो ये क्या है, के इंटू एम टी है, के इंटू एम टी है ना। मतलब ये एम टी की वैल्यू चेंज करने से जो भी हमारा ओवरऑल फैक्टर में चेंज हो रहा है, और ये हमारे उस डिवाइस का पैरामीटर है। जैसे हर एक डिवाइस की सेंसिटिविटी होती है ना, ये हमारे इस डिवाइस की सेंसिटिविटी पैरामीटर है के। तो जब मैं के को इस ए एम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया गया है, दिस वन इज द कैपेसिटेंस। ये हमारा कैपेसिटेंस के डेविएशन है। इसको मैक्सिमम चेंज इन कैपेसिटेंस भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है, जैसा यहाँ पे नीचे में लिखा गया है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर बात है, सबको समझ में आया। तो अब ये जो सी टी की वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारी डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगी। सी टी की वैल्यू देखिए हम लोगों ने पुट किया, तो डायरेक्टली वाली वैल्यू आ गई। सी नॉट की वैल्यू को कॉमन निकाला तो डेल सी अपॉन सी आ गया। अब हम जानते हैं कि डेल सी अपॉन सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे डेल एफ अपॉन एफ एम होता है। डेल एफ अपॉन एफ एम को हम लोग जैसे डेल एफ अपॉन एफ एम को हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वैसे हम इसको भी हम लोग कैपेसिटेंस के टर्म में एक टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, अलॉट कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया, डायरेक्टली उसको डेल सी अपॉन सी नॉट ही मेंशन किया गया, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक, सबको समझ में आया, ठीक। तो ये जो स्टार्टिंग का टर्म है, जैसे यहाँ से लेकर ये वाला जो टर्म है 1/2 पाई 1/2 पाई L1 + L2 × C0, इसको स्टार्टिंग कैपेसिटेंस एफ नॉट मान लिया गया है। और पीछे वाला जो टर्म है उसको उसको एक अलग फैक्टर से उसको सेपरेट कर दिया गया है ना। और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह दिया गया है, जो चेंज नहीं हो रही है। और इसको वो फ्रीक्वेंसी कहा गया है जो चेंज हो रही है। ये जो हमारा पीछे वाला टर्म है ना बेटा, ये वो कैपेसिटेंस है जो चेंज हो रहा है। तो इस कैपेसिटेंस के कारण ओवरऑल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए दोनों फैक्टर को अलग अलग रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बताया गया है कि दिस वन इज द अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, है ना, दिस वन इज द अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और सॉल्व करने के जाऊँ, तो अंडर रूट को मैं 1/2 कह सकता हूँ। 1/2 को जब मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और -1/2 को जब मैं सॉल्व करूंगा, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो -1/2 सी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये सब हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से हो रहा है ना, यहाँ पे बाजू में मेंशन किया गया है। ये सब हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से हुआ है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा, जो भी हायर ऑर्डर होते हैं ना, उसको सबको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग की एक जो टर्म होती है उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पावर है, उस पावर को डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे -1/2 है तो -1/2 यहाँ पे साथ में आ गया। जैसे यहाँ पे -1/2 है तो -1/2 यहाँ पे साथ में आ जाएगा। सबको समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है, इसको इसको इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इन्होंने एफ के टर्म में लिख दिया। और जब हम इसको एफ के टर्म में लिखेंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इसको जब हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया तो एफ नॉट अंदर आया, ये एफ नॉट के साथ कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ पे एफ नॉट प्लस डेल एफ आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, इट इज एडिशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से इट इज द एडिशन ऑफ अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी विथ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैसे मिला, ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें मिला कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करने से, है ना। क्योंकि
क्या जैसे हम लोगों ने मैसेज सिग्नल को चेंज किया, मैसेज सिग्नल के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज हुआ, कैपेसिटेंस चेंज होने से ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज हुआ, और ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज होने के कारण जो हमारी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है उसमें हमारा चेंज आ गया। बात समझ में आई आप लोगों के यहाँ तक? सो दिस वन इज ऑल अबाउट, द जनरेशन पार्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड, जनरेशन पार्ट ऑफ एफएम बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, है ना? तो अगर हमें एफएम को जनरेट करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड तो ये उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका, इस एफ एम जनरेशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। इस मेथड का क्या ड्रॉबैक है कि हम जो प्रैक्टिकल ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशंस होते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग पर्पस होते हैं ना, जैसे रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन हो गया, वहाँ पे हम इस टाइप के मॉड्यूलेशन मेथड का, इस टाइप के जनरेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, ये फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होते रहती है ना? तो ये फ्रिक्वेंसी अगर लगातार चेंज होते रहेगी तो डेफिनेटली रिसीवर में बार बार ट्यून करने की ज़रूरत पड़ते रहेगी। मतलब कुछ कहने का मतलब ये है कि सपोज़ अगर आप कोई एफएम स्टेशन सुन रहे हैं, है ना, कोई एफएम सिग्नल आप लोग रिसीव कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। सपोज़ मैं 98.3 में अगर मैं उसको ट्यून कर रहा हूँ तो हमेशा 98.3 में ही हमारा सिग्नल आएगा, है ना? जो भी ब्रॉडकास्टिंग होगी उसी फ्रीक्वेंसी पे आएगी, क्योंकि वो स्टेबल है ना? तो लेकिन अगर मैं जनरेशन के लिए इस मेथड का यूज़ करता, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करता, तो कभी 98.3 में हमारा सिग्नल आता, कभी 98.1 में हमारा सिग्नल आता। बात सबको समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी ब्रॉडकास्टिंग पर्पस होती है, ब्रॉडकास्टिंग पर्पस में कभी भी हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला हमारा डायरेक्ट मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।